हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का, दैट इज सेल। तो सेल क्या होती है, सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन करती है, डिस्कवरी किसने की थी, आज हम उस चीज़ के बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेल को हम रूम भी बोल सकते हैं क्योंकि सेल जो है वो माइन्यूट पोर टाइप होता है। ठीक है, और छोटे छोटे सेल से मिलके हमारे टिश्यूज बने हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ जो टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके हमारा ऑर्गन बनाते हैं, और अपने बहुत सारे ऑर्गन जैसे अपना लीवर, किडनी, ये सारी चीज़ मिलके क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले इस सेल की डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो हमारे यहाँ ना एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक साहब, जिन्होंने 1665 में सबसे पहले सेल को माइक्रोस्कोप में देखा था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना नॉन लिविंग सेल को देखा था। ये जहाँ पे काम करते थे रॉबर्ट हुक साहब, वहाँ पे जैसे ना हम लैब वगैरह में फ्लास्क के अंदर जो केमिकल वगैरह रखते हैं, तो उससे जो हम ढक्कन लगाते हैं उसके ऊपर, तो वो लकड़ी का होता है। तो इनके ना दिमाग में आया कि मैं ना इसको इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो उसको प्रिजर्व करके रखती है, अभी उसके अंदर से केमिकल बाहर आने नहीं देती। तो उन्होंने ना माइक्रोस्कोप में उस लकड़ी को देखा। ठीक है, और वो लकड़ी किस चीज़ की थी, वो एक कॉर्क था, ओक प्लांट का। तो ठीक है, तो वो ओक प्लांट का कॉर्क था। जब उन्होंने देखा ना, तो उन्होंने क्या देखा कि ये ना इसकी शेप जो है, जैसे जिस रूम में वो रहते थे ना, उसके जैसी सी शेप थी कि भी ऐसी कोई शेप है और अंदर खोखला है सिस्टम सारा। तो इस वजह से इन्होंने उसको शेल नाम दिया था, क्योंकि वहाँ पे अपने रूम को शेल बोलते हैं, इसलिए उन्होंने इसका नाम शेल दिया था। ठीक है, तो नॉन लिविंग डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। फिर हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं एंटोन वॉन लीवनहुक। जो हमारे साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन लीवनहुक, इन्होंने 1674 में लिविंग सेल सबसे पहले माइक्रोस्कोप में देखी थी। ठीक है, ये जो थे ना एंटोन वॉन लीवनहुक, ये एक कपड़े के व्यापारी थे। जो सिल्क का कपड़ा होता है ना, ये उस चीज़ के व्यापारी थे। तो इनके पास है ना बहुत स्टॉक में ऐसे सिल्क का कपड़ा आता था। तो इनको क्या है, भी वो रेशे है ना बिल्कुल बारीकी से देखने होते थे। तो इन्होंने ना एक माइक्रोस्कोप बनाया उन रेशों को देखने के लिए। लेकिन उस माइक्रोस्कोप को चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने वो माइक्रोस्कोप बनाया ना, उस दिन बहुत तेज़ ऐसे बारिश हो रही थी। ठीक है, तो ये अपनी छत पे गए। छत पे जैसे हमारे गड्ढे से हो जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है। तो इन्होंने वहाँ से पानी की ड्रॉप उठाई और उस माइक्रोस्कोप में डाल के देखा। जब इन्होंने वो ड्रॉप को माइक्रोस्कोप में देखा ना, तो इन्होंने कुछ लिविंग क्रिएचर्स देखे वहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, उन लिविंग क्रिएचर्स की एक चिट्ठी लिखते थे ये महारानी को। तो उन चिट्ठियों में क्या करते थे, वो लिखते थे कि भी ना आज मैंने ये चीज़ देखी। तो वे स्ट्रक्चर बना बना के भेजते थे कि भी आज हमने ये देखा, आज हमने ये देखा। तो ये जहाँ पे भेजते, किसी को यकीन नहीं होता था, कोई इनकी चिट्ठियाँ पढ़ता था तो किसी को भी यकीन नहीं होता था, क्योंकि वो ये सोचते थे कि भी ऐसी कोई चीज़ तो एग्जिस्ट करती ही नहीं। ठीक है, तो फिर वहाँ पे उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक साहब को बुलाया कि भाई आप आके कंफर्म करके जाओ, क्योंकि आपने सबसे पहले नॉन लिविंग सेल देखी है। भाई यहाँ पे कोई एक इंसान है जो ये बोल रहा है कि उसने लिविंग सेल देखी है चलती फिरती। तो जब रॉबर्ट हुक वहाँ पे आए, उन्होंने उनकी पूरी जितनी भी चिट्ठियाँ उन्होंने भेजी हुई थी तब देखी, तब उनको पता लगा कि भाई ये तो सच बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर देखा था सेल का। फिर ये आने लगे, तो सब लोगों ने भी एंटोन वॉन लीवनहुक को बुलाया वहाँ पे। तो इनकी वाहवाही होने लगी कि भी हाँ इन्होंने तो डिस्कवरी करी है। तो इस बीच में जो हमारे रॉबर्ट हुक साहब थे, वो कहीं ना कहीं गायब हो गए। वो और कोई रिसर्च वगैरह में लग गए थे। ठीक है, तो हमारी जो नॉन लिविंग सेल है सबसे पहले वो रॉबर्ट हुक ने देखी थी, और जो लिविंग सेल है वो एंटोन वॉन लीवनहुक ने देखी थी 1674 में। अब आता है टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स हम अलग अलग उसमें देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स होती है ना, प्रो का मतलब होता है पुराना, जो प्रिमिटिव सेल्स, मतलब जो बहुत पुरानी सेल्स थी, वो थी हमारी प्रोकैरियोट सेल्स। तो बहुत पुराने, हमारे बहुत ही पुराने क्या थे, बैक्टीरिया वगैरह थे। तो बैक्टीरिया वगैरह में हमारे प्रोकैरियोट सेल्स देखी जाती हैं। ठीक है, प्रिमिटिव सेल्स थी और इनकम्प्लीट थी। ओके, इसके अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें नहीं थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं था। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है हमारा, वो भी नहीं था। और जो प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए था वो सिंगल हेलिक्स डीएनए था। और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 70S राइबोसोम आते हैं। जितने भी हमारे बैक्टीरिया वगैरह आते हैं वो सारे के सारे हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। सेकेंड आता है हमारा यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स,
प्लांट्स, ये सारे यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। कंप्लीट वेल डेवलप्ड सेल थी यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो यूकैरियोट्स का जो डीएनए है ना, वो डबल हेलिक्स होता है। जैसे हम ह्यूमंस के अंदर हमारा डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है, सबने पढ़ा ही है। और जो इसके अंदर यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होते हैं हमारे, वो 80S होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S राइबोसोम होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर 80S राइबोसोम होते हैं, ओके। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल, सेल को दो में डिवाइड करते हैं। अभी प्लांट सेल अलग होती है, एनिमल सेल अलग होती है। क्यों होती है अलग? क्योंकि कुछ बेसिक फंक्शंस जो हैं वो प्लांट सेल के अंदर अलग होते हैं और एनिमल सेल के अंदर अलग होते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। फिर हम एनाटॉमी पढ़ लेते हैं सेल की। भी सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, जो मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है इसमें सेल वॉल दिखाई हुई है, ठीक है। ये रही हमारी सेल वॉल, ओके। सेल वॉल जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल मतलब प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, सबके अंदर प्रेजेंट होती है। हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म हमारा। जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और जो सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ओके। तो ये था हमारा एनाटॉमी। उसके अंदर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रेजेंट होती है। धीरे धीरे हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कवर करेंगे, ओके। अब आता है हमारा सेल। सेल जो है हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होती है, क्योंकि सबसे छोटा स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर सेल ही होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होती है हमारी, जो ह्यूमंस की या एनिमल्स की फंक्शनल, बेसिक फंक्शनल यूनिट ही सेल होती है हमारी। अच्छा, स्टडी ऑफ सेल, अगर हम सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो स्टडी ऑफ सेल क्या होती है हमारी? साइटोलॉजी। फिर आता है जो हमने प्रोटोप्लाज्म पढ़ा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जो नेम था वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे पुरकुंजी, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, ठीक है। और ये जो एक साइंटिस्ट थे हमारे जूलियस हेलिक्स, जिन्होंने क्या बताया था कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो फंडामेंटल बेस है हमारी लाइफ का। अब ये होते प्रोटोप्लाज्म है क्या, तो जो हमने ऊपर जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म पढ़ा है ना, इसको अगर हम कंबाइन कर देंगे तो ये प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म हमारा प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। और जूलियस हेलिक्स हमारे एक साइंटिस्ट आए थे, जिन्होंने ये बताया था कि जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है वो फंडामेंटल बेस है हमारी लाइफ का, ठीक है। फिर हमारा आता है, हम डिटेल में पढ़ते हैं सारी चीज़ें। अब आता है हमारा मेम्ब्रेन, ओके। मेम्ब्रेन के अंदर हम पढ़ेंगे 3 मेम्ब्रेन पढ़ेंगे हम इसके अंदर, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल मैंने क्या बताया था कि सेल वॉल सिर्फ हमारी प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। नॉन लिविंग होती है। परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। परमिएबल यानी कि कोई भी जो लिक्विड है, कोई भी फ्लूइड है, वो पास आउट हो सकता है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, जैसे ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में हमारा होता है, ठीक है। प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अभी इस प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, जो मतलब कि अलग अलग कंडीशन से उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। फिर जैसे प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। जो फंगी होती है हमारी, उसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। और जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है ना, वो हमारी पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखना। प्लांट के अंदर सेलुलोज की बनी होती है हमारी सेल वॉल, फंगी के अंदर काइटिन की बनी होती है और बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। नेक्स्ट हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जो है हमारा, वो प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। मेन बात क्या है कि लिविंग होता है, ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? प्रोटीन और प्लस लिपिड, प्रोटीन प्लस लिपिड, जिसको हम लिपोप्रोटीन भी बोल सकते हैं। इस लिपोप्रोटीन से हमारी सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिव यानी कि वो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करके अंदर आने देगी और कुछ ही मॉलिक्यूल्स को वो बाहर छोड़ सकती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि भी कोई भी मटेरियल है उसको अंदर आने दिया। कुछ ही सेलेक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं को अंदर आने की
मतलब कि अंदर आने देती है और उन्हीं को ही बाहर निकालती है, ठीक है। नेचर में फ्लेक्सिबल होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे जो आउटर, एक सेकेंड, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये हमारी जो न्यूक्लियस है, इसकी जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ओके। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली सिमिलर होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको प्लीज़ याद रखना। जो हम बिगेस्ट सेल होती है, हम पूरे वर्ल्ड के अंदर ये डिस्कस कर रहे हैं, जो बिगेस्ट सेल होती है वो ऑस्ट्रिच एग होता है, ठीक है। जो बिगेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है, सबसे बड़ा ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में कौन सा है? एस्टिला बुलेरिया, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? वो है हमारी माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जो होती है। और स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है हमारा? वो भी हमारा माइक्रोप्लाज्म ही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन के अंदर जो लॉन्गेस्ट सेल होती है वो होती है हमारी न्यूरॉन। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। और बिगेस्ट सेल होती है फीमेल के अंदर, जो ओवम बनता है ना, वो होती है सबसे बिगेस्ट सेल। और जब सबसे स्मॉलेस्ट है मेल के अंदर, जो स्पर्म बनता है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। और जो स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म के बाद, अगर ऑप्शन में स्पर्म नहीं है तो स्पर्म के बाद ऐसी कौन सी स्मॉलेस्ट सेल है? वो है ग्रैंथुअल सेल्स, जो हमारी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन, तो बिगेस्ट सेल ह्यूमन के अंदर कौन सी है? ओवम है। अगर ओवम ऑप्शन में नहीं है तो हम नर्व सेल इसका करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सेल ऑर्गेनलीज। सेल ऑर्गन्स, कौन कौन से सेल, मतलब सेल ऑर्गन सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल, सेंट्रियोसोम और प्लास्टिड, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि हमारा ईआर क्या होता है। तो इसकी डिस्कवरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी जिन्होंने 3 साइंटिस्ट थे, पोर्टर, फेलमैन एंड क्लाउड, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी दी थी। अब बहुत सारे बच्चे ना ऐसे कंफ्यूज होते हैं, अभी 3 साइंटिस्ट कैसे एक चीज़ की डिस्कवरी देते हैं? तो बच्चों ये चीज़ समझो, जैसे हम लैब में काम कर रहे होते हैं ना, ऐसे जैसे ग्रुप बना के नहीं हम काम करते हैं, भी 4-5 बच्चे साथ में काम करेंगे। अब हम 4-5 अगर हम साथ में काम कर रहे हैं तो डिस्कवरी भी तो हम साथ में ही करेंगे ना। ऐसे थोड़ी ना है कि भी दूसरा बच्चा कोई और डिस्कवरी कर रहा है, तुम लोग कुछ और डिस्कवरी करें। अगर काम ही हम साथ में कर रहे हैं तो डिस्कवरी भी तो साथ में करेंगे। तो इन्होंने साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की थी, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, और सेल का स्केलेटन होता है। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी का हमारा स्केलेटन, जो हमारा कंकाल तंत्र जो होता है, हमारा स्केलेटन क्या करता है? हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, खड़े रहने में हेल्प करता है। हम अगर हमारे मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे पैर पे कोई लकड़ी मार देता है कोई तो हमारी हड्डी टूट जाती है पैर की। तो अगर हमारी पैर की हड्डी टूट चुकी तो हम चल फिर नहीं सकेंगे। तो यानी कि हमें एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है स्केलेटन सिस्टम। उसी तरीके से सेल का जो स्केलेटन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप से हो सकता है। एक होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके सरफेस पे ये रफ क्यों होता है? क्योंकि इसके सरफेस में ना माइन्यूट पोर से प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये रफ मतलब खुरदरा टाइप बन जाएगा। एक आता है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो RER है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर राइबोसोम, जो ये डॉट डॉट से दिख रहे हैं ना आपको, ये जो डॉट डॉट से इसके ऊपर दिख रहे हैं, इसकी वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। और ये जो है ये राइबोसोम है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोम किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में। और जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सिंपल होएगा, उसके ऊपर कोई ऐसा बिल्कुल स्मूथ सरफेस होएगा। तो अगर स्मूथ सरफेस है तो राइबोसोम तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो टॉक्सिक मटेरियल होता है ना सेल के अंदर, उसको ये रिमूव करने का काम करते हैं। अब हम इतनी देर से राइबोसोम कर रहे हैं, तो हम थोड़ा राइबोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। जो राइबोसोम होती है वो स्मॉलेस्ट
सेल ऑर्गन होता है हमारा। स्मॉलेस्ट कैसे, जब आप देखोगे ना इसका स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल ऐसे डॉट 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 सेल का जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, तो ऐसे उसके अंदर ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं, बिल्कुल डॉट 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 ऐसे पड़े रहते हैं, बिल्कुल छोटा माइन्यूट सा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल माइन्यूट पोर टाइप, ठीक है। इसकी जो डिस्कवरी थी वो पैलाडे ने करी थी। पैलाडे साइंटिस्ट थे जिन्होंने राइबोसोम के बारे में बताया था। अच्छा, हमने ऊपर पढ़ा है कि जो राइबोसोम है वो सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन की, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, ये रहा कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। अब राइबोसोम अगर प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं तो ये प्रोटीन फैक्ट्री ही होंगे। प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। फैक्ट्री क्या होता है कि भी एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे लार्ज अमाउंट में वो चीज़ बन रही होती है, तो यहाँ पे प्रोटीन फैक्ट्री यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है। इसको प्रोटीन सिंथेसिस मशीन भी बोलते हैं हम राइबोसोम को, ठीक है। अब राइबोसोम हमने क्या पढ़ा था, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर 70s राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर 80s राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोम दो टाइप्स हो सकते हैं, 70s राइबोसोम एंड 80s राइबोसोम। 70s राइबोसोम हमारा प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि 80s राइबोसोम हमारा यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो इसके अंदर एस लगा हो ना, एस का मतलब है सेवेडबर्ग यूनिट, ठीक है। ये इसके स्ट्रक्चर हैं, आप देख लो। जो 70s राइबोसोम है, ये जो 70s राइबोसोम है, इसका जो ऊपर का पोर्शन है ये 30s होता है, नीचे वाला 50s होता है, ठीक है। और जो एक सेकेंड, जो 80s राइबोसोम होता है ना, इसका ऊपर का पोर्शन 40s होता है और नीचे का पोर्शन 60s होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है कि अगर ऐसा कौन सा एक्टिव सेल ऑर्गन हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जब सेल डैमेज हो जाती है। सेल डैमेज होती है तो कौन सा सेल ऑर्गन एक्टिव होता है सबसे पहले राइबोसोम एक्टिव होएगा, क्योंकि राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो हमारी सेल रिकवरी करनी स्टार्ट करेगी, ठीक है। अब आता है हमारा गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या होता है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाया गया है ना, इसके अंदर ये स्मॉल सी बॉडीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम क्रिस्टिनी बोलते हैं। एक स्टॉक सी प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड स्टॉक होती है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक है। गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी किन्होंने की थी, गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी की थी हमारी कैमेलियो गोल्गी ने, ठीक है। गोल्गी बॉडी का अदर नेम, इसको हम ट्रैफिक कंट्रोलर भी बोल सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी बोल सकते हैं, और इसको हम लिपोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्लांट के अंदर गोल्गी बॉडी को हम डिक्टियोसोम बोलते हैं। प्लांट के अंदर एज अ जो ट्रैफिक कंट्रोलर जो काम करता है प्लांट बॉडी के अंदर, उसको हम डिक्टियोसोम बोलते हैं, ठीक है। जो ये क्रिस्टनी पढ़ी है ना हमने, एक सेकेंड, ये जो हमने ये डॉट डॉट से इसके ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं इसको हम क्रिस्टिनी बोलते हैं। तो ये जो क्रिस्टिनी हमने पढ़ी है, ये क्रिस्टिनी का काम क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन ब्लड सेल के अंदर गोल्गी बॉडी प्रेजेंट नहीं होती। इन ह्यूमन ब्लड सेल्स द गोल्गी बॉडी इज एब्सेंट, कि ह्यूमन ब्लड सेल के अंदर गोल्गी बॉडी प्रेजेंट नहीं होती। और जो गोल्गी बॉडी होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये लाइसोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ओके। अब आता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम, जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम की जो डिस्कवरी थी, लाइसोसोम की डिस्कवरी की हमारी है डी डूबे ने। और जो लाइसोसोम को हम अदर सुसाइड बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग या बॉम्ब ऑफ सेल, हाउस कीपिंग ऑफ सेल। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये खुद की सेल्स को खा जाता है, इसलिए इसको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। और इसको हाउस कीपिंग ऑफ सेल क्यों करते हैं, क्योंकि ये कचरा साफ करता है ना, भी जो डेड सेल्स वगैरह जो होती हैं उनको खा लेता है, या जो काम की जो सेल्स नहीं होती ना, जो ऐसे वेले पड़ी रहती हैं, जिनको कोई काम धंधा नहीं, जो कुछ काम नहीं करते, उनको ये खा जाता है। इसलिए अब हाउस कीपिंग, हम घर की सफाई कैसे करते हैं, जो मतलब कि काम की चीज़ें नहीं होती हम उनको बाहर फेंक देते हैं ना, वैसे ही इसलिए ये हाउस कीपिंग ऑफ सेल हम लाइसोसोम को बोलते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ना कि भी रिमूव डेड सेल्स को रिमूव करता है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा लाइसोसोम है ना, इसके अंदर 24 टाइप्स के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कितने टाइप के, 24 टाइप्स के एंजाइम। इतने सारे एंजाइम अगर प्रेजेंट हैं तो
हाउसकीपिंग करना कितना आसान हो जाएगा। इसके अंदर एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है जो कि सेल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो सेल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए हम इसको डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं कि सेल का डाइजेस्टिव बैग है जो कि डाइजेस्ट करता है अदर सेल्स को, डेड सेल्स को, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेल ऑर्गन्स देन कॉज कैंसर, कि हमारे सेल के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गन अगर प्रेजेंट नहीं होगा कि जिसकी वजह से हमें कैंसर कोज हो सकता है, वो है लाइजोसोम। अगर लाइजोसोम हमारी डेड बड़ी सेल्स को या जो काम नहीं कर रही उन सेल्स को अगर नहीं खाएगा तो वो सेल्स कैंसर का रूप ले सकते हैं, इसलिए अगर लाइजोसोम अगर नहीं प्रेजेंट तो कैंसर हो सकता है। कैंसर कोजिंग अगर लाइजोसोम नहीं है तो कैंसर कोज हो सकता है, ठीक है। अब हमारा आता है, ये मेरा वन ऑफ फेवरेट है अभी, माइटोकॉन्ड्रिया। फेवरेट क्यों है? क्योंकि जैसे मैं हूँ, मेरे को बहुत खाना बहुत पसंद है अभी, मतलब बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे होंगे जिनको खाना बहुत पसंद है, तो जब खाना खाते हैं तो एनर्जी आती है, ठीक है, तो पावर मिलती है। तो उसी तरीके से सेल को जो पावर मिलती है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, क्योंकि जो सेल का जो पावर हाउस ऑफ सेल ना वो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो एटीपी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी? एल्बर्ट क्लोकर ने 1880 में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी एल्बर्ट कॉलकर ने 1880 में। और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये डबल मेम्ब्रेन मैंने इसके अंदर बनाई हुई है, ठीक है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और बायोप्लास्ट जो नेम है वो अल्टमैन ने दिया था, और जो माइटोकॉन्ड्रिया नेम है, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी? कॉलकर ने। और माइटोकॉन्ड्रिया नेम किसने दिया था? सी बेंडा ने। इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोल सकते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है जो हमारी मदर से हमें मिलता है, ठीक है। हमारी मदर के थ्रू हमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिलता है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है ना, इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एरोबिक रेस्पिरेशन का नहीं पता होगा, तो हम डिस्क्राइब करेंगे इसको, ठीक है। जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है कि भी हम कैसे सांस कैसे लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं, तो वो एक टाइप का हमारा रेस्पिरेशन ही है। तो ये दो टाइप से होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस। और अन लग गया, एरोबिक के सामने अन लग गया मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंट। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, और जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, ये ग्लूकोज को 38 ATP की फॉर्मेशन कर देगा ग्लूकोज के थ्रू, जिसमें से जो 2 ATP है वो एनर्जी की फॉर्म में ही यूज़ कर लेता है। और अनएरोबिक में जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेशन कर देता है ये, ठीक है। एरोबिक की जो डिस्कवरी थी वो हैंस क्रैब ने डिस्कवरी की थी, एरोबिक रेस्पिरेशन की, जिसको हम क्रैब साइकिल के अंदर आगे पढ़ेंगे। प्लांट के अंदर क्रैब साइकिल चलती है ना, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे। और जो अनएरोबिक है इसकी डिस्कवरी की थी EMP, जो पाथवे हम पढ़ते हैं EMP, ये 3 साइंटिस्ट के नाम है बेटा, E से एमडन, M से मेयरहोफ और P से पार्सन। तो ये तीनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताया था। इसको हम ग्लाइकोलिसिस साइकिल या EMP साइकिल या EMP पाथवे भी बोलते हैं, जो हम प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या होता है भाई? वैक्यूल ये मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग सा ही है। जो वैक्यूल होता है ना, सबसे पहले नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, मोस्टली प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है और सबसे ज़्यादा लार्ज साइज में प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो हमारी कोई प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल में ये इतना सारा हिस्सा है ना, ये वैक्यूल का होता है। वैक्यूल ऐसे खाली बड़ा स्पेस ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, कि भी इतना सारा एरिया ये घेर के रखता है। तो इसलिए प्लांट के अंदर सबसे लार्ज साइज में जो प्रेजेंट होता है वो वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अच्छा, एनिमल के अंदर नहीं प्रेजेंट होता भी वैक्यूल, सिर्फ प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और ये स्टोर हाउस होता है प्लांट की सेल का। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, जैसे ये जो मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन वैक्यूल की, इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और इसका जो अंदर जो प्रेजेंट होता है ना, इसको हम सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। और जो ये खाली सैप प्रेजेंट होता है ना, लिक्विड को हम बहुत बार सैप बोलते हैं, तो इसको हम सेल सैप बोलते हैं, ठीक है। आया कुछ समझ आप लोगों को?
फिर आता है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की जो डिस्कवरी है वो हमारी बोवेरी साइंटिस्ट ने की है, ठीक है। किसने की है? बोवेरी ने की है। ये क्या करता है? सेंट्रोसोम हमारा सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, ठीक है। सेल डिवीज़न में आगे पढ़ाऊंगी, माइटोसिस मियोसिस जो होता है उसके अंदर हेल्प करता है, ठीक है। सेल डिवीज़न के अंदर जब सेल डिवीज़न होएगा ना तो सेंट्रोसोम को हम सेंट्रियोल बोलेंगे। बेटा ये बायोलॉजी है, यहाँ पे ना नाम चेंज हो जाते हैं, जैसे प्रोसेस चेंज होती है, प्रोसेस फॉर्मेशन होती है, प्रोसेस जैसे जैसे आगे बढ़ेगी नाम चेंज होते रहते हैं, बट है सेम ही चीज़। तो सेंट्रोसोम को जब सेल डिवीज़न होएगी ना तो उस टाइम सेंट्रोसोम को हम सेंट्रियोल बोलते हैं, जो कि प्लांट के अंदर सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है लेकिन एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है। अभी हमने वैक्यूल पढ़ा था, वैक्यूल प्लांट के अंदर प्रेजेंट था लेकिन एनिमल के अंदर नहीं था। उसी तरीके से जो सेंट्रोसोम होता है वो प्लांट के अंदर नहीं होता बट एनिमल सेल के अंदर होता है। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड की डिस्कवरी करी थी हमारे हैक्कल साहब ने, और जो प्लास्टिड नेम है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? सिम्पर ने दिया था, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने ऐसे ही क्वेश्चन डाला है, किचन ऑफ सेल हम किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं, ठीक है। प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल के अंदर एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल के अंदर एब्सेंट होता है। उसी तरीके से जो प्लास्टिड होता है वो हमारा प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होता है बेटा, एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता प्लास्टिड, ठीक है। और ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। प्लास्टिड कितने टाइप का होता है? 3, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो बेटा ल्यूको का मतलब क्या होता है? जैसे हम वाइट ब्लड सेल्स पढ़ते हैं ना उसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो वो वाइट क्यों होती है? कलरलेस होती है ना, उसके आगे ल्यूको वर्ड में लगा हुआ है, मतलब कलरलेस। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है और मोस्टली रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है ये। जब हम जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है ना, आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है। प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर आता है लीव्स के ऊपर क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? शीमर ने की थी। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्लोरोप्लास्ट हमारा बनता है, ठीक है। एक आता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, ये आता है हमारा क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड होता है, ठीक है। हमारे सीड, फ्रूट, फ्लावर जितने भी ये है ना इसके अंदर ये क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। सीड, जितने भी हम सीड अलग अलग कलर की सीड्स देखते हैं ना, जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर के अंदर अलग अलग कलर प्रेजेंट्स होते हैं, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, मतलब अच्छे अच्छे वाइब्रेंट कलर्स जो होते हैं। फ्रूट्स के अंदर जो होता है अलग अलग कलर, वो सब चीज़ें। अब हमारा आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? 6CO2 + 6H2O। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन है बेटा, इनकी प्रेजेंस में हमारा क्या बनाता है? 6CO2 नहीं C6H12O6 + 6O2 एनर्जी, ठीक है। यानी कि ये ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, इसलिए इसको किचन ऑफ सेल बोलते हैं। किचन ऑफ सेल क्लोरोप्लास्ट को क्यों बोलते हैं? हमारा किचन के अंदर क्या होता है? हमारा खाना बनता है ना, उसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है तो खाना बनेगा ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। तो खाना बनेगा तो किचन के अंदर खाना बनता है हमारा, इसलिए किचन ऑफ सेल हम किसे बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा कुछ पॉइंट्स आते हैं ये जो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि प्लांट के अंदर सबसे बिगेस्ट सेल ऑर्गन कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद कौन सा होता है? प्लास्टिड होता है। इस तरीके से एनिमल के अंदर कौन सा सेल ऑर्गन होता है सबसे बड़ा? तो न्यूक्लियस ही होता है पहले, लेकिन अब एनिमल के अंदर प्लास्टिड तो प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर एनिमल के अंदर न्यूक्लियस अगर ऑप्शन में नहीं है तो सेकेंड कौन सा है? गोल्गी बॉडी सबसे बड़ा, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद गोल्गी बॉडी। अच्छा, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है हमारा राइबोसोम, ठीक है। और बिगेस्ट सेल ऑर्गन न्यूक्लियस होता है, फिर प्लास्टिड, नॉर्मल अगर पूछा जाए तो, ठीक है। अब आता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम देख लेते हैं। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं भाई। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। हमारा ब्रेन क्या करता है भाई? हमारे ब्रेन के अंदर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर रहती है। अब हमारा क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि हम चलते चलते ऐसे गिर जाते हैं, या किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, सर पे चोट लग गई। अब सर पे चोट लगी तो ब्रेन पे चोट लगी। अगर ब्रेन पे चोट लगी तो बहुत सारे केस ऐसे होते हैं भी 1-2 दिन की या 1-2 साल की मेमोरी लॉस हो जाती है। तो हमारा ब्रेन क्या करता है कि जितनी भी मेमोरी है ना अपनी, वो सारी स्टोर करके रखता है। इसलिए न्यूक्लियस को क्या
बोला गया है, ब्रेन ऑफ सेल। इसको हम कंट्रोलर भी बोलते हैं। कंट्रोलर क्यों बोलते हैं? जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, हमारी सब चीज़ कंट्रोल करता है। अगर हमारा ब्रेन ही काम नहीं करेगा ना, तो ना हम चल फिर सकेंगे, घूम फिर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे अगर हमारा ब्रेन ही कंट्रोल नहीं करता है तो ब्रेन ऑफ सेल भी हमारा न्यूक्लियस है, और कंट्रोलर ऑफ सेल भी, सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने करी है? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब इसके अंदर देख लेते हैं हम, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है न्यूक्लियस का। ठीक है, इसके अंदर ये हमारी सेल है। ठीक है, ऐसे हमारी ये सेल है। ठीक है, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो हमारी दिखाई गई है। ठीक है, न्यूक्लियोलस एक ऐसे, जैसे कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, इसके अंदर भरा हुआ, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस राउंड स्ट्रक्चर, देखो इसके अंदर जो ये मैंने दिखाया हुआ है, ये छोटू सा ऐसे राउंड स्ट्रक्चर, ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस राउंड स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी करी थी वो थे फोंटा। ठीक है, फोंटा ने डिस्कवरी करी थी इसकी। जो नेम था न्यूक्लियस नेम सबसे पहले दिया था बोमेन ने। ठीक है, इसके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, और इट्स फॉर्म्ड बाय क्रोमोसोम के थ्रू ये फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है? मतलब ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स। हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ह्यूमन के अंदर 23 इंटू यानी कि 23 पेयर्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। पेयर्स यानी कि 23 इंटू 2 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एक ह्यूमन के अंदर। मेल के अंदर क्या होता है? 22 प्लस XY। मेल के अंदर क्या होता है? 22X प्लस XY, ये मेल क्रोमोसोम है, और फीमेल के अंदर 22X प्लस XX। ठीक है, ये फीमेल के होते हैं। तो वाई फैक्टर किसके अंदर है? मेल के अंदर। तो जो बेबी होता है वो मेल होएगा या फीमेल, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लड़की में तो फैक्टर होता ही नहीं वाई वाला। बहुत सारे लोग लड़कियों को ब्लेम करते हैं कि भाई आपके तो बच्चे लड़का नहीं हो रहा। बहुत गाँव में वगैरह ऐसा होता है ना, कि भी लड़की को ब्लेम करते हैं, भी तो लड़का नहीं हुआ। तो उसको क्यों ब्लेम कर रहे हो? भाई उसके पास तो फैक्टर ही नहीं है। ब्लेम करना तो लड़के को ब्लेम करो ना, क्योंकि फैक्टर जो वाई फैक्टर है लड़के होने वाला, वो तो लड़के के पास ही है। मेल से डिसाइड होता है कि जो बेबी है आगे वो मेल होएगा या फीमेल होएगा। अगर एक्स फैक्टर चला जाता है तो वो फीमेल होएगी, और अगर वाई फैक्टर जाता है तो वो मेल होएगा। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी करी थी हमारे क्रोमेटिन नेटवर्क की डिस्कवरी करी थी W.K. नागेली। ठीक है, और जो ये क्रोमोसोम जो नेम है ना, ये किसने दिया था? वेल्डेयर ने। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। अच्छा, अब क्रोमोसोम के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। ये जो है ये हमारी सैटेलाइट होती है। इसके अंदर हमारा DNA प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो मटेरियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसको हम DNA मैट्रिक्स बोलते हैं। सेंटर में जो ये गोला सा दिख रहा है आपको, इसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, और इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं DNA की स्टैंड के ऊपर, जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे क्रोमोसोम है ना, ये भी 4 टाइप के होते हैं। वो स्लाइड में लाना भूल गई, लेकिन मैं यही समझा देती हूँ। जो हमारे ये जो होते हैं ना क्रोमोसोम, ये भी 4 टाइप के होते हैं। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। सब से पहले आता है मेटासेंट्रिक। ये हो गया हमारा मेटासेंट्रिक यानी कि हमारी ये जो चारों स्ट्रैंड्स है ना, ये इक्वल होएंगी, बिल्कुल सेम सेंटर से। ठीक है, फिर आता है हमारा सब मेटासेंट्रिक में होता है हमारा, जैसे कि जो ऊपर वाली जो स्ट्रैंड्स होती है ना, वो थोड़ी सी शॉर्ट होती है, नीचे वाली थोड़ी लॉन्ग होती है। ठीक है, ये होती है सब मेटासेंट्रिक। फिर आता है एक्रोसेंट्रिक। अब एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है? एक्रोसेंट्रिक में होता है बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी हो जाएंगी ऊपर वाली स्ट्रैंड्स, और ये बहुत लंबी हो जाएंगी सेंटर से। ये होती है एक्रोसेंट्रिक। और लास्ट का जो हमारा आता है वो आता है टीलोसेंट्रिक। टीलो के अंदर क्या होता है? ये जो ऊपर वाली जो होती है ना स्ट्रैंड, बिल्कुल ही छोटी सी हो जाएंगी, बिल्कुल ही छोटी सी, और ये हो जाएंगी बहुत सारी लॉन्ग। ये होती है हमारी टीलोसेंट्रिक।
ठीक है। तो ये हमारे 4 स्ट्रक्चर आते हैं, ये क्रोमोसोम के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो आज हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास आपको किस चीज़ के ऊपर, कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए वो बता देना। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट में बताओगे तभी मेरे को पता लगेगा ना कौन से टॉपिक क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो उसकी क्लास मैं लेके आऊँगी। और अच्छे से तैयारी करना, NCERT ज़रूर पढ़ना, क्योंकि मैं NCERT मोस्टली मैं NCERT से ही कवर कर रही हूँ सारी चीज़ें। और जो आपकी क्यूरीज़ हैं आप DM कर सकते हो, इंस्टा पे भी DM कर सकते हो, मैं ID मेंशन कर दूँगी मैं। और यहाँ पे कमेंट सेक्शन होना है, आप कमेंट कर सकते हो। ओके, सो बाय बाय, अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। और नीट कौन कौन दे रहा है आपकी बार, नीट वालों की तो बहुत बढ़िया तैयारी होगी। तो अच्छे से तैयारी करो, नीट क्रैक करो, अच्छे एग्ज़ाम क्रैक करो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।